हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाई स्कूल की समराइज्ड क्लासेस चलाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एसएसटी में आज हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो सत्ता होती है वो अपनी शक्तियों को बांटती है। अगर आपने सुनी होगी किंगशिप या मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, ऐसे में एक व्यक्ति का जो निर्णय है वही कानून है, वही लॉ है। अगर राजा है कोई और उसने बोला इसका सर कलम कर दो, तो उसके फिर ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, फिर उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। बाद में हो सकता हो गिल्टी हो या ना हो। मगर जो सरकार है, जो लोकतंत्र है, वहाँ ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, बने हुए हैं, जहाँ पर जो सत्ता होती है, वो जो शक्ति, जो उसकी पावर है, वह हस्तांतरित की गई है। यही पावर शेयरिंग है। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? कि इसकी ज़रूरत होती है, पहली वजह है जो कि प्रैक्टिकल कारण है इसके। अगर ये नहीं होगी तो जो बहुत सारे समाज में तरह तरह के ग्रुप रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग एथनिसिटी के होते हैं, तो उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या होगा? सामंजस्य नहीं होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सिविल वार होगी। इन सबको रोकने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरा होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सत्ता जो है वो स्थिर नहीं रह पाएगी। जैसे कि शायद आपको मालूम हो कि पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, मगर आज तक वहाँ पर कोई सरकार पूरी चली ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनता है, फिर कभी कोई सैनिक वो जो है मिलिट्री रूल वहाँ पर लग जाएगा, कभी मिलिट्री जो है वहाँ पे कब्जा कर लेगी। तो इस तरह से चलता रहता है, और कोई आज तक कोई भी 5 साल की गवर्नमेंट नहीं चली। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर सत्ता का ठीक से बैलेंस ना हो पाना। दूसरी बात है, वहाँ का लोकतंत्र जो है उसको आप छद्म लोकतंत्र कह सकते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद जो है दूसरी बात है कि यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमारा जो देश है वहाँ पर सभी धर्म के, सभी जाति के, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, उन सभी को एक साथ लेकर के चलना होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पावर शेयरिंग, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी हो। हर व्यक्ति को जो फ्रूट ऑफ डेमोक्रेसी है उसका टेस्ट सभी ने किया हो, ये ज़रूरत है। नैतिक मॉरल रीजंस हैं। ये मॉरल रीजंस क्या हैं? कि लोकतंत्र का मतलब है पार्टिसिपेशन। हर व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग में भागीदारी होनी चाहिए। महिलाएं हों, माइनॉरिटी सेक्शन हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, मेजॉरिटी सेक्शन हो, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। वहीं पर जो है आतंक को रोकने के लिए, मेजॉरिटी का जो आतंक है उसको रोकने के लिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। मान लीजिए कि कोई देश है, उसने अपने आप को मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब सत्ता में बैठे सारे लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। अब अगर किसी हिंदू के ऊपर कोई आतंक होगा तो उसकी रिपोर्ट लिखने वाला भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सारे सत्ता में वहीं बैठे हुए हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? जो मेजॉरिटी है वो आतंक जो है फैला देगी। अगर भारत की बात करें, जैसे कि नेपाल कुछ समय पहले एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहाँ पर हिंदू शासक हुआ करते थे। बाद में अब वहाँ पर लोकतंत्र आया, उसका जो संविधान बना वो भी भारत ने ही बनाया। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, 92% के आसपास वहाँ पर हिंदू हैं। सबसे बड़ा जो है हिंदुओं का जो देश है वो नेपाल ही है। अगर भारत में भी अगर एक हिंदू राष्ट्र बना हो तो फिर हो सकता है इसी तरह के सीन यहाँ पर भी हो। अगर जो माइनॉरिटी हैं हो सकता है वो डरने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी सुनवाई ना हो। तो इस प्रकार से एक बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगली बात, अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक है, ये 2 केस स्टडी है, एक है बेल्जियम की, दूसरी श्रीलंका की। केस स्टडी हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? केस स्टडी का मतलब होता है कि यहाँ से हमने क्या सीखा। केस स्टडी किसी स्पेशल चीज़ से रिलेटेड होती है
जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर दो देश हैं, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। इन दोनों ने पावर शेयरिंग के मामले में किस तरह से डील किया है और कहाँ पर शांति आई और कहाँ पर अशांति आई, यही समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेल्जियम को। बेल्जियम जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसमें 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। वहीं पर 40% जो है फ्रेंच लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। 1% जो है जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। मगर जो हालात हैं, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर 80% जो है फ्रेंच हैं और 20% डच हैं, कुछ अदर्स भी हैं। तो ऐसी जगह पर जो फ्रेंच हैं उनको ये पावरफुल भी हैं, ये रिच भी हैं, ये सत्ता में भी इनकी भागीदारी ज़्यादा है थी, और साथ ही साथ इनका चाहे कोई इनके एजुकेशन हो, कैरियर हो, इन सभी के मामले में इनका जो शेयर था वो ज़्यादा था। इसकी वजह से शुरू हो जाती हैं समस्याएं, एक सिविल वॉर की कंडीशन बनने लगती है। इस बात को जो है क्राइसिस होती है। तो बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट किया वो किस प्रकार से किया कि 1970 से लेकर 1993 तक का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत सारे सुधार किए। और वो सुधार किस प्रकार से थे कि जिससे कि हारमोनी मेंटेन की जा सके। पहला सुधार ये था कि उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया। केंद्र सरकार में फ्रेंच हो या डच हो, दोनों लोगों को बराबर बराबर जो है सत्ता में भागीदारी दे दी, जिससे कि और कोई भी निर्णय लेना है तो दोनों की सहमति के द्वारा ही लिया जा सकता है, बहुमत के द्वारा ही लिया जा सकता है। दोनों उसमें मेंबर हैं। तो जो इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को जो है पावर दी गई, तो बेल्जियम एक प्रकार का फेडरल स्टेट बना और हर रीजन में एक रीजनल गवर्नमेंट बनती है, जैसे कि फ्लैंडर्स, वेलोनिया और ब्रुसेल्स, इन सब की अपनी सरकारें हैं। और ये जो सरकारें हैं, ये जो गवर्नमेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, केंद्र सरकार से ये अलग तरह से काम करती हैं। जैसे कि दिल्ली की जो सरकार है वो अलग चलती है, हमारी जो केंद्र की सरकार है, और जो राज्यों की जो सरकारें हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, ये अपनी योजनाएं अपने हिसाब से चला सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी की सरकार जो केंद्र में हो वही आपकी राज्य में हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे कि पश्चिम बंगाल या और भी स्टेट्स हैं हमारे देश में। अगला इन्होंने काम किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। ये जो है स्पेशल और यूनिक फीचर है। यहाँ पर डच कम्युनिटी की अलग सरकारें हैं, फ्रेंच की अलग हैं, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी की अलग सरकारें बनाई। और ये जो तीनों बॉडी हैं, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये कंट्रोल करती हैं एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज को। हमारे देश में जो है एजुकेशन में, कल्चर में, लैंग्वेज में संविधान में एक अलग से प्रावधान किया गया है, जिससे कि माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपने इंस्टीट्यूट को मैनेज कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को चला सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप हलीम मुस्लिम कॉलेज या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को देख सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे क्रिश्चियन कॉलेज हैं जो कि अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से काम कर सकते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अलग से प्रावधान दिया गया है, यहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना रखी है इसके लिए, जिससे कि हर लिंग्विस्टिक ग्रुप का, अलग भाषा बोलने वाले लोगों का अलग उनका संरक्षण हो सके। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों का अलग अलग संरक्षण किया जाता है। इसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया ब्रुसेल्स में। यहाँ पर चूंकि 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे, मगर फिर भी जो प्रतिनिधित्व दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों को बराबर भागीदारी दे दी गई, जिससे कि एक ग्रुप दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना कर सके। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि सिविल वॉर रुक गई, लोगों में एकता आई, यूनिटी आई, और सभी ग्रुप इन बातों से संतुष्ट हुए। इससे ये एक जो है बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी बनती है यूरोप की। वहीं पर हम देखते हैं किसको? श्रीलंका को। तो श्रीलंका की जो कंपोजिशन है, वहाँ पर 74% सिन्हाला हैं जो कि बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, वहीं पर 18% श्रीलंकन हैं जो कि तमिल हैं। ये जो तमिल हैं,
इसमें 13% जो है श्रीलंकन के नेटिव तमिल हैं और 5% जो है तमिल हैं जो कि इंडिया से गए हैं 200 साल पहले। कोई फॉरेस्ट में जो है जंगल काटने के लिए गया, तो कोई मजदूरी करने के लिए गया, कोई किसी और काम के लिए गया, मगर ये वहाँ पर जाकर बस गए। और 200 साल बहुत पुराना समय होता है। लेकिन जब 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली तो उन्होंने जो संविधान बनाया, तो वो जो संविधान बनाया वो इस प्रकार से था कि जो सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इसका मतलब है तमिल को कोई भी भागीदारी नहीं दी गई। तो इससे जो है तमिल को जब आपको भाषा आती नहीं, सिन्हाला आती नहीं, तो आप क्या पढ़ेंगे और क्या रोजगार करेंगे वहाँ पे? आपको भाषा ही नहीं समझ में आ रही है। तो फिर ये एक अलग मुसीबत हो गई। यहाँ पर जो पॉलिसीज़ थी वो भी अलग अलग तरह की, जो सिन्हाला के फेवर में बहुत सारी, चूँकि गवर्नमेंट की जॉब जो थी वो फिर सिन्हाला को मिलने लगी और यूनिवर्सिटी में जो सीटें थी वो भी सिन्हाला के ही फेवर में जाने लगी। इसकी वजह से जो तमिल की अपॉर्चुनिटी थी वो सारी की सारी ख़त्म होने लगी। तो फिर इसका क्या कर, और इसके साथ साथ जो बुद्ध धर्म था उसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। ये कोड में खाच की तरह हो गया। अब इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ जो है बुद्ध धर्म को प्रोटेक्ट कर रहा था और बाकी धर्मों को इग्नोर करने लगा। अब इसका जो नुकसान, इसका असर क्या होता है? तो तमिल जो है, तमिल ने जो है इन्होंने अपने आप को फिर इनको अलग थलग महसूस होने लगा ये देश, और इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किए कि जो है गवर्नमेंट पीसफुल प्रोटेस्ट किए कि नहीं जो है हमको भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट थे ये वायलेंट होते गए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते गए और 30 सालों से लगभग श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई। हालात इतने ख़राब हो गए कि बहुत सारे जो है हत्याएं जो तमिल्स थे, जो मेजॉरिटी के द्वारा तमिलों की बहुत सारी जो इंडियन तमिल थे उनकी हत्याएं की गईं, उनको जो है उनकी महिलाओं के रेप किए गए और भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसकी वजह से तमिलों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए, जिसकी वजह से एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। इन्होंने मांग की कि हमको जो है उत्तर पूर्व का एक हिस्सा दे दीजिए जहां पर हम रहेंगे। इसको लेकर के एक संगठन बना और भारत की जो सरकार थी उसने भी कहीं ना कहीं जो भारतीय तमिल के ऊपर अत्याचार हो रहा था उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं इस संगठन को छिपे तौर पे एक सपोर्ट दिया। अब इससे क्या हुआ, ये एक जो है हथियारबंद संगठन था और जिसने काफ़ी हद तक का ये जो दंगे और ये सब हो रहा था उसको रोकने का काम किया। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम एक हो जाती है कि राजीव गांधी एक जो है शांति समझौता श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ करते हैं और जिसमें वेलु प्रभाकरन जो कि लिट्टे का प्रमुख होता है उसको बुलाया नहीं जाता, उसको नहीं पूछा जाता। तो इसी बात से नाराज़ होकर लिट्टे जो संगठन था, वेलु प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी और फिर जो है भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ा और वेलु प्रभाकरन को जो है इसका इनकाउंटर करना पड़ा तो और लिट्टे संगठन को समाप्त करना पड़ा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो सिविल वार है, आज भी कंडीशन अभी भी ख़राब है। तो श्रीलंका में ये सारी चीज़ें हुई क्योंकि यहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं थी। अब आप समझ पा रहे हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है कि एक तो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जहाँ पर सब एक बराबर स्तर पर बैठे हुए हैं, ये और ये, इनमें कोई ऊपर नीचे हायरार्की नहीं है, तीनों का जो लेवल है बराबर है, तीनों की कुर्सी बराबर लेवल पे लगी हुई है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाने का काम करता है। तो हमारे राज्यसभा, लोकसभा, केंद्र की अगर बात करें, राज्यों की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद और इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग प्रकार की जो है सभाएं होती हैं जो कि लॉ बनाने का काम करती हैं। एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, अब लॉ एक बार बन गया तो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है उस लॉ को बनाने में, लॉ गलत है या लॉ में कोई ऐसी चीज़ है जो कि जनता के हित में नहीं है, तो उसका निर्णय कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। तीनों अलग अलग हैं और जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो फाइनल काम होता है वो जुडिशरी करती है। अगला है वर्टिकल।
वर्टिकल का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार, उसके नीचे हो गई राज्यों की सरकार और राज्यों की सरकार के नीचे हो गई लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की हो सकती है, शहरों में ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, तो गांव में ये पंचायत होती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये लोकल जो है इस प्रकार से जो इस प्रकार की जो सरकारें होती हैं वो बनती हैं। अगले होते हैं सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप होते हैं ये रिलीजियस हो सकते हैं, धार्मिक ग्रुप हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, एथनिक ग्रुप हो सकते हैं। तो इसमें ग्रुप के अंदर रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक आधार पे। अब वहीं पर रिजर्वेशन जैसे SC ST OBC या कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी बेल्जियम में, तो ये इंश्योर करती है कि वीकर सेक्शन जो कमज़ोर ग्रुप है उसको भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। मान लीजिए कि SC की सीटें रिजर्व ना हो और SC के पास इतना पैसा ही ना हो कि चुनाव लड़ सके। अब विधानसभा के चुनाव में 20 लाख के आसपास की जो है आप पैसा खर्च कर सकते हो। 20 लाख कहाँ से लेके आएगा, किसी तरह से तो खा रहा है वो, तो कैसे लाएगा। तो अब जब सब SC SC कर दिया तो खड़ा ही SC में से होना है, तो चुना भी SC ही जाएगा। इसलिए सीटें जो है क्या कर दी जाती, रिजर्व कर दी जाती। वहीं पे पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व कर दी गई। तो आप कहीं में आपने नोटिस किया होगा कि कभी गांव में महिला सीट आती है तो कभी पुरुष सीट आती है। उसकी वजह यही है। बिहार में 50% जो है महिलाओं का आरक्षण है पंचायतों में। ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि औरतों की जो जनसंख्या है भारत में वो आधी आबादी है और उसको प्रॉपर शेयर नहीं मिलता सत्ता में। इसके बाद है अगली जो चीज़ होती है वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। अगर सरकार निरंकुश हो, अब वो कोई भी काम कर सकती है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। अपोजिशन बताता है कि आपके नियमों में, आपके जो कानून बनाए उसमें क्या गड़बड़ियां हैं, जनता को किस बात से रोष है, आपके जो कानून है उसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पर संभल जाइए। तो एक निरंकुश सरकार नहीं होती, एक चेक एंड बैलेंस की सरकार बनती है। कब? जब अपोजिशन होता है। इसीलिए जब जज का चुनाव होगा, जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव होगा, ऐसे पदों के लिए, महत्वपूर्ण पदों के लिए नेता विपक्ष या विपक्ष से कोई ना कोई सदस्य चुना जाता है जो कि निर्णय देता है कि हाँ ये चुनाव सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं किसी मैल इंटेंशन से किया गया ये चुनाव हो।